अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विचुअल लेक्चर हब। आज के लेक्चर में हम MCM 301 के सब्जेक्टिव पार्ट की जो है वो प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ बॉडी लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन। किसी भी कम्युनिकेशन में जो हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है उसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है हमारे पास, ठीक है। पहले हमें ये समझना होगा कि जो भी हमारे पास कम्युनिकेशन हम करते हैं, ठीक है, उसमें जो 93% जो होता है वो हमारा जो होता है वो बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमारे जो है बात को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इतने हमारे जो वर्ड्स हैं वो उस हमारी उस बात को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आंसर भी देते हैं, पीपल डोंट ऑलवेज से व्हाट दे मीन दे बट देयर बॉडी लैंग्वेज इज यूजली एन एक्यूरेट इंटेंशन ऑफ देयर एटीट्यूड एंड इमोशनल स्टेट, ठीक है। यानी कि जो लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर वो नहीं कहते, लाइक बाय वर्ड्स नहीं कह पाते जितना आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से जो है वो सिग्निफिकेंट करते हैं, ठीक है। और देखने वाले के भी ज़्यादा जो असर होता है, ठीक है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का होता है, इतना वर्बल कम्युनिकेशन का नहीं होता, ठीक है। जिस तरीके से जेम्स बॉक स्टेट द ह्यूमन कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ 93% ऑफ द बॉडी लैंग्वेज एंड पैरालिंग्विस्टिक क्यू एंड वाइल द ओनली 7% ऑफ द कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ द वर्ड देमसेल्फ, ठीक है। इसके अलावा आप इस पूरे क्वेश्चन को अगर आपने ये समझ लिया है कि हमारे पास जो बॉडी लैंग्वेज होती है इसकी क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको खुद से भी अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। अदरवाइज जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ आंसर, आप इस पूरे आंसर को जो है वो भी याद कर सकते हो और ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको पूरा पढ़ लें और इसको आप पूरा याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द हेयरिंग एंड लिसनिंग, ठीक है। सबसे पहले हेयरिंग क्या होती है हमें ये पता होना चाहिए। हेयरिंग क्या होती है? कोई भी साउंड जो हमारे कान के अंदर जा रही है, ठीक है, एक साउंड वेव्स जो जनरेट होती हैं और फिर वो ट्रैवल करके हमारे कान के अंदर जाती हैं, हम इसे कहते हैं हेयरिंग कहते हैं। जबकि लिसनिंग क्या होती है? वो हेयरिंग, ठीक है, यानी कि वो आवाज़ जो हम सुन रहे हैं उसको इंटरप्रेट भी कर रहे हैं, यानी कि उसको हम समझ भी रहे हैं और अपने दिमाग में उसको स्टोर भी कर रहे हैं, तो ये हमारी क्या होती है? लिसनिंग होती है। अब यहाँ से पढ़ लेते हैं। हेयरिंग इज द व्हेन यू हेयर वर्ड बीइंग सेड, ठीक है, कुछ भी आवाज़ है, ठीक है, कुछ भी कहा गया वो आपने सुना है, वो हेयरिंग है। लिसनिंग इज व्हेन यू पे अटेंशन टू वर्ड बीइंग सेड, ठीक है, जब आप उस पर टेंशन देते हो, आप अंडरस्टैंड करते हो कि क्या कहा जा रहा है, तो दिस इज व्हाट कॉल लिसनिंग, ठीक है। आप इसके अलावा ये पूरा क्वेश्चन भी है जो ये आप पढ़ लीजिएगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन ब्रीफली एनी थ्री बैरियर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द स्पीकर एंड, ठीक है। अब कोई भी स्पीकर एंड है जो बोल रहा है, ठीक है, उसकी तरफ से ऐसे कोई से भी 3 बैरियर बताएं जो स्पीकर बोलता है तो वो एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला आ जाता है बैडली एक्सप्रेशन, ठीक है। बैडली एक्सप्रेशन किस तरीके से? अब कोई भी जो स्पीकर है वो बोल रहा है, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ सीधा खड़ा हुआ है और सीधा वो बोली जा रहा है, बस बोली जा रहा है, ठीक है। वो हैंड जेस्चर्स नहीं यूज़ कर रहा और ना ही वो कुछ और तरीके यूज़ कर रहा है कि वो अपने जो लिसनर है उसको इम्प्रेस कर सके, ठीक है। तो ये भी एक जो लिसनर पर एक बैड वो एक इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। इस वजह से जो लिसनर होता है वो ज़्यादा अटेंशन पे नहीं करता, ठीक है, अपने स्पीकर को। तो इसी से डेट इज़ आल्सो अ वेरी बिग लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अगर जो सेंडर है, स्पीकर है, ठीक है, वो अपने जो इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर रहा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है लॉस इन ट्रांसमिशन। लॉस इन ट्रांसमिशन यानी कि जब आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उसके दरमियान कोई बैरियर आ जाता है, ठीक है। जस्ट लाइक आप कोई फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है, फ़ोन पे बात करते हुए ट्रांसमिशन में कुछ सिग्नल प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ होता है, तो ट्रांसमिशन में लॉस हो गया, ठीक है। कोई ना कोई मीडियम में जो हमारा जो ट्रांसमिशन का मीडियम था बात करने का उसमें कोई ना कोई ग्लिच आ गया। तो ये क्या क्रिएट करता है? ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है किसी भी स्पीकर के एंड पे कि वो अपना जो है पूरा जो है जो बात है उसको कन्वे नहीं कर सकता, ठीक है। और अगला क्या है? पुअर रिटेंशन, ठीक है। पुअर रिटेंशन क्या होता है कि आप पुअर रिटेंशन अब स्पीकर के एंड से भी हो सकती है और सेंटर के एंड से भी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि स्पीकर जो है वो सही तरीके से रिटेंशन पे नहीं कर रहा, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है जो रिसीवर है, जो लिसनर है, वो जो है उसको सही तरीके से बात को समझ नहीं रहा, ठीक है। तो ये रिटेंशन जो है दोनों तरफ से आ सकती है और ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है। आप इन दोनों को तीनों पॉइंट्स को समझ लें और इसमें आप अपने से खुद से भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो ये भी पढ़ के इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट रीजन व्हाई द स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन इज एसेंशियल, ठीक है। अब आप कोई भी एक रीज़न बताएं कि हम ये सब्जेक्ट तो पढ़ रहे हैं स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन ये ज़रूरी क्या है, क्यों है ये ज़रूरी? इसलिए है क्योंकि जब भी आप किसी से बात करते हो, ठीक है, आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप किस तरीके से बात करोगे, ठीक है। चाहे आप वो टॉप टू बॉटम कर रहे हो या बॉटम टू टॉप कर रहे हो या साइड बाय साइड कर रहे हो, तो हर किसी से बात करने का एक अलग तरीका होता है, एक अलग जेस्चर होता है, ठीक है। और ये हमने अपने हैंडआउट्स में आपने ये बात भी पढ़ी होगी कि कम्युनिकेशन इज़ एन एक्टिव स्किल और लर्न स्किल, ठीक है। यानी कि कम्युनिकेशन आपको तब तक नहीं आती जब तक कि आप उसको सीखते नहीं हो। यहाँ पे जवाब क्या लिखा हुआ है? स्टडिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू कोच कोऑर्डिनेट
console, evaluate and suspend through the process. ठीक है, and it's a change of understanding that the intelligence at the member of an organization from the top to bottom and bottom to top and side to side. ठीक है, ये इसका भी आंसर जो है आपने याद कर लेना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द टोन कंट्रीब्यूट टू द क्वालिटी ऑफ अ स्पीकर वॉइस. ठीक है, कोई भी स्पीकर है जो बोल रहा है, ठीक है, उसकी टोन कितना अफेक्ट करती है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ वॉइस में. सबसे पहले तो हमें पता नहीं चाहिए कि क्वालिटी ऑफ वॉइस क्या होती है. ठीक है, क्वालिटी हम वॉइस की उस स्पेशलिटी को कहते हैं जिसके ज़रिए हम जो दो लोगों की वॉइस को क्या कर सके, डिफ्रेंशिएट कर सके. ठीक है, अब उसमें टोन का क्या किरदार अदा है. ठीक है, द क्वालिटी ऑफ टोन इज कॉम्बिनेशन ऑफ पिच, स्ट्रेंथ एंड करेक्टरिस्टिक, एंड करेक्टर रेफर टू द सेंस एंड द मीनिंग पार्टिकुलर टोन कन्वे. ठीक है, कि अब इसकी एग्जांपल ये है कि अगर एक लिसनर का दूसरे एक स्पीकर का दूसरे स्पीकर से अगर हम वॉइस का डिफरेंस आते हैं तो वो उसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी क्वालिटी ऑफ टोन कर रहा है. अब टोन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. किस तरीके से, अगर आप गुस्से पे हो तो आपकी टोन जो है थोड़ी भारी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, यानी कि आपकी पिच ज़्यादा हो जाएगी. अगर आप एंग्री चाइल्डिश बिहेव कर रहे हो, आप सीरियस बिहेव कर रहे हो, आप जेंटल बिहेव कर रहे हो, तो ये सब आपकी वॉइस की टोन ही जो है वो डिसाइड करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट कैन यू डू टू बिकम अ बेटर लिसनर. ठीक है, अगर आप बेटर लिसनर बनना चाहते हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए. अगर आप बेटर लिसनर बनना चाहते हो तो ठीक है, उसमें हमारे पास एक पहला पॉइंट है, सबसे पहले डोंट टॉक एंड लिसन. ठीक है, इसका मतलब है कि जब आप अच्छा लिसनर बनना चाहते हो तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है और कम बोलना है. ठीक है, ये ना हो कि जो स्पीकर है उसको आप बार बार उसको आप वो दे रहे हो, बार बार बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो और वो अपनी बात पूरी कह ही नहीं सके. ठीक है, आपने ऐसे नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, ज़्यादा आपने सुनना है. इसी तरह कीप एन ओपन माइंड. ठीक है, कीप एन ओपन माइंड का क्या मतलब है कि आप जो है अपना ये ना हो कि आप अपनी फैंटेसी में जा रहे हो और आपने अपना एक माइंड सेट बना के रखा हो और आप उसी के अंदर आपने खुद को बाउंड किया हो कि अगर कोई और किसी और कल्चर की या कोई ऐसी बात कर रहा है तो आप उसकी बात सुनो ही ना. ठीक है, बल्कि आप उस पर नेगेटिव रिएक्शन देना शुरू कर दो. ठीक है, तो आपने ये नहीं करना, बल्कि आपने अपना माइंड जो है वो ओपन माइंडेड रखना है ताकि आप किसी की भी बात जो है वो सुन सकें. ठीक है, इफ़ यू मस्ट स्पीक, ठीक है, तो आस्क क्वेश्चन. ठीक है, अगर आप बोलना ही चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करो, आप सवाल पूछो. ठीक है, आप काउंटर क्वेश्चन उनसे करो. ठीक है, ताकि आप उसको और अंडरस्टैंड बात को कर सको. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट रीजन वाई द स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन इज एसेंशियल. ठीक है, कि ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो इसको हम छोड़ देते हैं. हाउ डू वी यूज द जेस्टर टू कम्युनिकेट विद अदर्स. ठीक है, कि हम किसी भी दूसरे इंसान के साथ जेस्टर यूज़ करते हैं, हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. अच्छा, जेस्टर्स क्या होते हैं. जेस्टर ये होता है कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप अपनी हैंड की मूवमेंट दे रहे हो. ठीक है, आप अपने खड़े होने का स्टाइल दे रहे हो. ठीक है, ये सब आपके जेस्चर में आ जाता है. ठीक है, अब इसकी जेस्चर हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी. अच्छा, ये भी अपनी बात रखती हैं कि जेस्चर एक वर्बल कम्युनिकेशन में आती है, ठीक, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है. ठीक है, अब सी यूज ऑफ जेस्चर इन द वर्बल कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन आल्सो एड द मीनिंग टू द मैसेज टू द सेंडर इज ट्रांसमिटिंग. ठीक है, कम्युनिकेशन तो हमें पता है कि वर्बल चीज़ है, और लेकिन इसमें जो जेस्चर है वो क्या है, वो नॉन वर्बल है. ठीक है, अब नॉन वर्बल चीज़ को किसी भी वर्बल कम्युनिकेशन में ऐड करना का क्या मतलब है कि आप अपने मैसेज के अंदर एक मीनिंग ऐड कर रहे हो. ठीक है, while some gesture indicate anger and other are indicate nervousness like foot. जैसा आपको यहाँ पे बताया गया कि ठीक है, अब जेस्चर जो सबसे पहले एंगर को कौन कहते हैं, क्लिंग फर्स्ट एंड फोर स्टॉम्पिंग, यानी कि आप अपनी मुट्ठी जो मोड़ लेते हो, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके एंगर को रिप्रेजेंट कर रहा है. जबकि आप आगे अपनी उंगलियों को टैप किए जा रहे हो, अपने बार बार पाँव को हिलाई जा रहे हो, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी नर्वसनेस है. इसी तरह हम आगे चलते हैं, हेड नोटिंग. ठीक है, इंडिकेट द एग्रीमेंट. ठीक है, कि आप अगले बंदे की बात को जो है वो तस्लीम कर रहे हो, मान रहे हो और समझ रहे हो. ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 में, फीडबैक इज नॉट एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन बट रेदर बाय अ प्रोडक्ट. डू यू एग्री और डिसएग्री. ठीक है, कि अब आपसे पूछा जा रहा है कि फीडबैक जो है ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है कम्युनिकेशन का, आप इस बात से एग्री करते हो कि नहीं करते हो. तो इसका आंसर है नो. ठीक है, हम एग्री नहीं करते. देखो, फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कम्युनिकेशन में. आप देखो, मैं आपको समझाई जा रही हूँ, ये आपको मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं आपको समझाई जा रही हूँ. आप लोग जो है मुझे कमेंट करके, सब्सक्राइब करके, लाइक करके अगर मुझे फीडबैक नहीं देते हो, ठीक है, तो वो मुझे नहीं बताएगा, इसी चीज़ से मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको चीज़ समझ आई है या समझ नहीं आई है मेरी. ठीक है, तो ये एक जो सेंडर होता है, ठीक है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको फीडबैक दिया जाए, उसको बताया जाए कि हाँ, आपको मेरी बात की समझ आ रही है, नहीं आ रही है. और फीडबैक ही बताता है. आपको फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है, फीडबैक आपका नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है,
अब किसी भी यहाँ पे आपको पता है बाय द टू वे कम्युनिकेशन और फीडबैक, दिस फीडबैक विल बी द टेल द सेंडर दैट द रिसीवर अंडरस्टूड द मैसेज, ठीक है, एंड इट्स द लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस, ठीक है, अगर देखी जाए उसकी तो व्हाट मस्ट बी डन विद इट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आप अगर ये भी सिर्फ एक लिख देंगे तो इससे भी आपको जो है वो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आगे जाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन कॉन्टेक्चुअल डिस्कस, ठीक है। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कौन सी होती है? सबसे पहले तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जब दो लोग जो है वो आपस में क्या कर रहे हो, दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बात कर रहे हो, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते होते हैं, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। इसके अलावा और भी टाइप्स की कम्युनिकेशन होती है, चाहे वो इंटरपर्सनल हो, मैस कम्युनिकेशन हो, मीडिएट कम्युनिकेशन हो, ठीक है, लेकिन इसमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कौन सी कम्युनिकेशन है? वो कम्युनिकेशन जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बात कर रहे हैं, देन इट इज़ कॉल्ड द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब interpersonal communication differs from the other form of communication in that there are a few participants involved, ठीक है, and they are interact and is a close physical proximity to each other and there are many scenarios channel are used, feedback is immediate, ठीक है, यानी कि डिफरेंट चैनल्स यूज़ किए जा सकते हैं बात करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें यूज़ की जा सकती हैं। अब आगे हम चाहते हैं कॉन्टेक्चुअल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए इंक्लूड ऑल द लर्न बिहेवियर एंड द रूल दैट अफेक्ट द इंटरेक्शन, और ये बात भी है हमारे पास कि किसी भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ जेस्चर ऐसे होते हैं हमारे पास, बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है जो हमारी कंट्री में या हमारे कल्चर में तो वो अलाउ होती है, लेकिन दूसरे कल्चर में चले जाएँ तो वो हमारे पास बैड मानी जाती है, जिस तरह डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है। कुछ कल्चर्स में जो है इसको अच्छा समझा जाता है, ये चीज़ वो जो समझा जाता है कि आपके पास लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, और कुछ इलाकों में या कुछ कल्चर्स में ऐसे समझा जाता है कि अगर आप कोई डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट कर रहे हो तो वो उसको बदतमीजी समझी जाती है कि आप किसी पर्सन से इस तरीके से डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कल्चर कॉन्टेक्स्ट में भी इंटरपर्सनल में बहुत ज़्यादा हमारे पास एक सिग्निफिकेंस आ रही है। अब हाउ कम्युनिकेशन कैन प्ले अ पार्ट इन इंक्रीजिंग एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब किस तरह जो कम्युनिकेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो रिप्रेजेंट करिए, वो इस तरह रिप्रेजेंट करिए कि देखो जो भी एम्प्लॉय है, ठीक है, अब उसका जो मैनेजर है, ठीक है, अगर वो उसको फीडबैक नहीं देता उसके काम का, उसकी अप्रिसिएशन नहीं दे रहा उसके काम का, ठीक है, उसकी स्किल की, ठीक है, तो एम्प्लॉय का दिल नहीं करेगा वो काम करने का, लेकिन अगर वो करता है उसकी तो वो एम्प्लॉय और ज़्यादा उनके पास मोरल हाई होता है और वो उस काम को ज़्यादा अच्छी तरीके से और बेटर तरीके से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसका इसका रीज़न ये है। अब क्या कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स मेक अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है। टू इलस्ट्रेट कंसिडर द कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन अ टिपिकल बिजनेस लेटर, ठीक है, एंड सपोजिंग इट इज ₹50 एंड इफ एम्प्लॉय प्रिपेयर अ लेटर दैट इज नॉट इफेक्टिव one that result in need of the additional responses, ठीक है, correspondence, ठीक है, the organization profitably reduce, ठीक है। इसकी एग्जांपल में आपको क्या बताएगा कि मिसाल फर्ज कर लें कि ₹50 के आपको कॉस्ट लिखी है एक लेटर लिखने की, लेकिन वो उसने लेटर अच्छा नहीं लिखा, ठीक है, तो क्या हुआ, आपको नुकसान हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि उसको दोबारा लिखना पड़ेगा। एक तो ₹50 पहले के तो गए ही गए, लेकिन ₹50 और भी आपको लगे, ठीक है, अगला जो आपको बनाने के लिए, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे एक और भी एग्जांपल दी गई है कि अगर 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं आपकी, ठीक है, तो एवरेज वेस्ट अगर वो टाइम का है 10%, ठीक है, डेली का, ठीक है, तो वो किसके इक्वलेंट बनता है ₹100 का, ठीक है। तो और इस तरह से करते करते मिलियन रुपीज़ में जो है वो आपकी चली जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, व्हाट इज़ अ पीरियडिकल। पीरियडिकल वो हमारे पास इस तरह की बुक्स या पब्लिकेशंस होती हैं जो कि एक टाइम के बाद जो है वो प्रिंटेड होती है, डेफिनेट टाइम पीरियड होता है उनका, और उसके बाद जो होती है वो प्रिंट होती है, लाइक जर्नल्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, न्यूज़पेपर्स आते हैं, ये सब क्या है पीरियडिकल्स की टाइप्स हैं, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट आता है स्पीच पैटर्न कैन कंट्रीब्यूट और डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रेजेंटर, ठीक है, डिस्कस, ठीक है, कि किस तरीके से स्पीच पैटर्न जो है वो किसी भी प्रेजेंटर को डिस्ट्रैक्ट करता है। सम स्पीच पैटर्न आर वेरी प्लीजिंग एंड ऐड टू द क्लैरिटी and meaning of the message, ठीक है, and while the other are distracting or muddled message, ठीक है, and the speech pattern will which represent are most concerned and influential like आर्टिकुलेशन फिल्टर्स एंड पॉज एंड एक्सेंट, ठीक है, यानी कि जो स्पीच पैटर्न होता है वो कि एक प्लीजिंग इफेक्ट जो है वो किसी भी मैसेज को एक हमारे पास ऐड कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थीसिस मस्ट बी कॉन्कैट, ठीक है, कंसंट्रेट इन वर्ड्स, ठीक है, डिस्कस कि आपका थीसिस क्या होता है। आपकी थीसिस एक वो मेन लाइन होती है जो आपके होल थीसिस को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। तो अब इनको कहा गया कि अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दी गई है, यहाँ पे एक बीइंग beside being limited to the scope, the thesis must also be concentrated in the wording, ठीक है, स्कोप से ज़्यादा उसको क्या है वर्डिंग पे भी उसका अफेक्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
यहाँ आपको आप दी गई है प्रिवेंटिव डेंसिटी इज अ गुड, ठीक है, लेकिन इसमें गुड जो वर्ड है वो एक वैल्यू है, ठीक है। इसके अलावा आप इसको ऐसे भी इफेक्टिव अगर लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, प्रिवेंटिव डेंसिटी इज एन इफेक्टिव मीन ऑफ कंट्रोलिंग ट्रूथ डिकेड, यानी कि आपकी ये फुल जो मीनिंग है उसको क्या कर रहा है, कन्वे कर रहा है। इसी बात है व्हाट गाइडलाइंस टू कवर कम द स्टेज फ्राइट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, नो द रूम, बी फेमिलियर विद वेयर यू विल स्पीक, अराइव अर्ली, वॉक एरिया एंड प्रैक्टिसिंग यूजिंग द माइक्रोफोन एंड यूजली विजुअल एड्स, ठीक है। अब किसी भी गाइडलाइंस, किसी भी हम अगर हम बात कर रहे हैं किसी के, तो उसमें जो हमारे पास गाइडलाइन है स्टेज फ्राइट कैसे करनी है, वी नो दैट वी नो द ऑडियंस, ठीक है, एंड ग्रीट सम ऑफ देम आर से दे अराइव इन इजियर टू स्पीक टू अ ग्रुप ऑफ अ फ्रेंड देन अ ग्रुप ऑफ स्ट्रेंजर, ठीक है। यानी कि जब आप ऑडियंस को जानते हैं, जिस ऑडियंस से आप बात कर रहे हैं, लाइक आपके फ्रेंड्स का ग्रुप है, आप उसको अगर एक्सप्लेन कर रहे हो तो इट्स इज मोर गुड एज कम्पेयर टू द जिस ग्रुप को आप नहीं जानते हो, ठीक है। इसके बाद हम आगे अगले क्वेश्चन में जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, व्हाट इज प्रोएक्टिव लिसनिंग, ठीक है, एक्सप्लेन एन एग्जांपल। अब प्रोएक्टिव लिसनिंग कौन सी होती है, लिसनर मे नॉट लिसन टू स्पीकर बिकॉज दे हैव लर्न टू ट्यून आउट सर्टेन काइंड ऑफ स्टिमुलेशन, ठीक है। अब प्रोएक्टिव लिसनिंग कौन सी लिसनिंग होती है, ठीक है। अब आप किसी भी लिसनर पहले बनते कैसे हो, ठीक है, लिसनर बिकम स्पीकर एंड स्पीकर बिकम लिसनर, ठीक है। प्रोएक्टिव लिसनिंग होती है कि या तो स्पीकर आपकी बोल रहा है, ठीक है, आप बीच में आप भी उनके साथ बोली जा रहे हो, तो इस तरह की जो स्पीकिंग होती है ना, आप उसको क्या कहते होते हैं, प्रोएक्टिव लिसनिंग कहते होते हैं। फिर आ जाता है व्हाट आर अ सिमोनल स्पीचेस, एंड इसकी एग्जांपल दे, सच स्पीचेस एज एट्रीब्यूट, एक्सेप्टेंस, इंस्पिरेशन, अफेंडर्स एंड मास्टर्स ऑफ सेरेमनीज, ठीक है, ये सब क्या है, सेरेमनीज में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नेसेसरी टू नो द ऑडियंस नॉलेज अबाउट द टॉपिक। अगर आप भी कोई भी आप स्पीक करने लगे हो, ठीक है, आप एक स्पीच देने लगे हो, वहाँ पे आपका ये जानना क्यों ज़रूरी है कि जो आपकी ऑडियंस है वो आपके टॉपिक के बारे में जानती हो, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका देखो आपकी ऑडियंस का आपको नहीं पता कि उनका एक्सेप्टेंस लेवल क्या है, ठीक है। ऑडियंस हमेशा किसी भी स्पीकिंग के टॉपिक पे बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस की नॉलेज कितनी है, ठीक है, उनका एज ग्रुप क्या है, उनके गोल्स क्या हैं, उनका कल्चर क्या है, फिर आप अपनी जो स्पीच है आप उसके मुताबिक बनाते हो, ठीक है। यू कांट प्रेडाइज योर लिसनर इफ़ यू डोंट नो हाउ मच यू नो अबाउट दैम, ठीक है। आप तब तक आप उनको स्पीच डिलीवर नहीं कर सकते जब तक आप उनके बारे में जानते ही नहीं हो, जानते हो। तो वो क्या करते हैं, आपकी मैसेज को क्या करते हैं, शेप कर देते हैं, एंड इन द वे दैट यू मोस्ट लाइकली टू गेन देयर एक्सेप्टेंस, ताकि वो आपके मैसेज को क्या कर सकें, एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू फाइंड अ टॉपिक ऑफ स्पीच वन हैज़ टू फॉलो सम रूल्स ऑफ अ सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक डिस्कस, ठीक है। तो आप कोई भी अपनी टिप का जो टॉपिक सेलेक्ट करने लगे, ठीक है, उसके लिए कुछ रूल्स हमारे पास डिफाइन होते हैं। अब आप वो टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए तो कौन कौन से रूल्स जो हैं वो आपको मद्देनजर रखने चाहिए, ठीक है। पहला जो है, टू सिलेक्ट अ गुड टॉपिक फॉलो द गाइडलाइंस बिलो, ठीक है। पहले क्या, टॉपिक शुड बी अपीलिंग। अपीलिंग का क्या मतलब होता है, टॉपिक इटसेल्फ शुड बी इंटरेस्टेड, ठीक है, कि ऐसा ना हो कि आपका टॉपिक सुनते ही सब बोर हो जाए, ठीक है। एक जस्ट लाइक जो कॉमन टॉपिक्स हो गए, लाइक खवातीन की तालीम पे तवज्जो, ये तो एक कॉमन सा टॉपिक हो चुका हुआ है, ठीक है। अब या फिर कह दो करप्शन पे आप कह दो, ठीक है, ये कॉमन टॉपिक हो चुके हैं। अब अपीलिंग टॉपिक्स नहीं है ये, लोगों को अब ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते हैं, तो आपका टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो लोगों को अट्रैक्ट करे, इंटरेस्टिंग हो, ठीक है। अ टॉपिक शुड बी इंटीग्रिटी, यानी कि अ टॉपिक शुड बी टेल द ऑडियंस जस्ट इनफ अबाउट योर स्पीच टू गेट देम वंडरिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, अ टॉपिक शुड नॉट टेल टू मच अबाउट स्पीच, ठीक है। आपका जो टॉपिक है वो स्पीच के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताना चाहिए, जस्ट लाइक एक हिंट आपको देनी है आपके अपने टॉपिक के अंदर कि आप किस बारे में बात करने जा रहे हो, ठीक है। एक गुड आइडिया देना चाहिए, समथिंग लाइक मनी पॉलिटिक्स, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। नॉट ओनली टेल द ऑडियंस व्हाट स्पीच इज गोइंग अबाउट, ठीक है, बट दे आर आल्सो सजेस्ट द रीजनिंग एंड द कंक्लूजन, ठीक है, कि क्या हमारे पास बात होने जा रही है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रेट ऑफ स्पीच इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। किसी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जो रेट ऑफ स्पीच है वो क्या होना चाहिए। वैसे एक तो देखा जाए, ठीक है, तो एवरेज जो हम एक पर्सन है, ठीक है, एक पर मिनट में कितने वर्ड्स बोलता है, ठीक है, 140 to 150 जो है वो पर मिनट में वो इतने वर्ड्स बोलता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत तेज़ बोलते हैं, ठीक है, तो 250 तक भी जो है पर रेट उनका जो वर्ड का वो चला जाता है, ठीक है। स्पीकर्स में periodically स्लो डाउन टू लेस देन हंड्रेड्स पर मिनट टू वॉइस अ पॉइंट इन अ deliberate manner, ठीक है, टू एवेल्यूएट द लेवल ऑफ एनर्जी
or quickly convey a point of lesser importance, and a speaker may occasionally accelerate the rate to more than 170 वर्ड्स पर मिनट। यानी कि अगर आपने अपना कोई ऐसा पॉइंट बता रहे हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब तब आप क्या करो, अपनी जो वॉइस है, ठीक है, जो आपके वर्ड्स पर मिनट है, आप उसको कम कर दो। और जब आपका बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो तब आप उसको क्या करो, आप उस बेशक आप उस बात को जो है स्पीड में लेकर चले जाओ, आप ज़्यादा वर्ड्स पर मिनट बोलकर आप उसको बोल सकते हो। अब आज नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेटिव एंड प्रेसिव स्पीच। ठीक है, तो कौन सी इंफॉर्मेटिव स्पीच कौन सी होती है? इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग ऑफर यू अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस यूर रिहर्सिंग, राइटिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्पीकिंग स्किल। ठीक है, ये आपको क्या करती है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी दे देती है कि आप जब बोलने जा रहे हो पहले उसकी रिहर्स करो, आप पहले उसको अच्छे तरीके से राइट करो, स्पीच अपनी लिखो कि आप क्या बोलने जा रहे हो, उसका डाटा कलेक्ट करो और उसको अच्छे और क्लियर वे में जो है अपने डाटा को जो है वो रिप्रेजेंट करो। ठीक है, सबके प्रेसिव स्पीच कौन सी होती है? स्पीच एम टू बी इन्फ्लुएंसिंग वैल्यूज, आइडियाज, बिलीव एंड एटीट्यूड ऑफ द ऑडियंस। ये वो स्पीच होती है जिसमें आप अपने ऑडियंस के आइडियाज, बिलीव, एट्रीब्यूट्स और इन सब को मद्देनजर रखते हो और उनके मुताबिक ही बोलते हो। वहाँ पे अब आपके आइडियाज और आपकी बिलीफ नहीं चलेंगे, आपके ऑडियंस की बिलीफ चलेंगे कि वो आपकी ऑडियंस जो है वो क्या बिलीव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिसनर बैरियर्स। ठीक है, लिसनर बैरियर्स के कौन कौन से बैरियर्स आ सकते हैं? ये हम पहले भी पीछे पढ़ चुके हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि लाइक लिसनर बैरियर्स में लिसनर जो है वो कम टॉक कर रहे हैं, ज़्यादा बात कर रहा है, या और भी बहुत सारे जो बैरियर्स हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं वो आप उसमें लिख सकते हैं। हाउ टू डिलीवर अ गुड स्पीच। ठीक है, कि आप अपनी जो स्पीच को गुड कैसे डिलीवर कर सकते हैं। कीप योर ऑडियंस इन माइंड, कीप स्लोली, विजुअली एंड एस्थेटिकली। ठीक है, एंड यूज जेस्चर टू इंसिरेट पॉइंट, मेन आई कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या करेंगे, आपकी स्पीच को गुड डिलीवर करिए। आप खुद भी सोचें आपकी स्पीच गुड कब होगी? जब आप अपनी यूज़र पे जो है, जो आपकी ऑडियंस है, ठीक है, आपके साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन किया हुआ, आपने आई कॉन्टैक्ट मेंटेन किया तो उनको लगता है कि कुछ छुपा रहा है, ये कुछ सही नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद जेस्चर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि जो 70% हमारी कम्युनिकेशन क्या होती है, 95% कम्युनिकेशन हमारी किस पे डिपेंड कर रही होती है? हमारे जेस्चर पे डिपेंड कर रही होती है, नॉट ऑन वर्ड्स। ठीक है, इसकी बात आ जाती है स्पीक स्लोली, विजुअली एंड एस्थेटिकली। यानी कि आपको जो बोलना है वो क्या करना है, स्लो बोलना है, जो बात इंपॉर्टेंट हो, और जो बात इंपॉर्टेंट नहीं है तो वहाँ पे आप बेशक चाहे तो तेज बोल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, बोर्ड रूम अरेंजमेंट इज आइडियल फॉर अ ग्रुप डिस्कशन, पर्टिकुलरली बिटवीन 10 to 15 पार्टिसिपेंट डिस्कस। ठीक है, अब आपको एक सिनेरियो दिया गया कि एक बोर्ड रूम है जिसमें 10 से 15 पार्टिसिपेंट है और उनका आइडियल डिस्कशन ग्रुप है। ठीक है, अब इसको कैसे आप डिस्कस करेंगे? तो उसमें सिटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से आपको जो है इमेज में दी हुई है। दिस सिटिंग अरेंजमेंट इज आइडियल फॉर ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, पर्टिकुलरली बिटवीन 10 to 15 पार्टिसिपेंट, इट इज फैसिलिटेट गुड इंटरेक्शन अमंग द पार्टिसिपेंट एंड ऑफन यूज टू mocking purpose and sitting and around two oblique table and everyone can see everyone, so it can easily share images, text and images, pictures and other kind of information they can easily share. ठीक है, यानी कि अगर कोई भी ग्रुप में इस तरह के राउंड टेबल्स पे बैठ के अगर बात करें तो ये आइडियल है ग्रुप डिस्कशन के लिए। किस चीज़ की डिस्कशन है? हर कोई एक दूसरे को देख रहा है, फेस टू फेस, हर किसी को नजर आ रहा है। ठीक है, हर कोई एक दूसरे का फेशियल एक्सप्रेशन भी देख रहा है, हर कोई अगर कुछ डाटा को शेयर करना चाहता है तो सबकी नज़र आप पर आराम से आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीप ओपन माइंड इन एसेंशियल फॉर बेटर लिसनर। ठीक है, अगर आप ओपन माइंडेड हो तो अब एक बेटर लिसनर के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कीप एन ओपन माइंड, डोंट जस्ट लिसन फॉर स्टेटमेंट दैट बैक अप योर ओन ओपिनियन। ठीक है, एंड सपोर्ट योर बिलीव्स। ठीक है, और फॉर अ सर्टेन पार्ट टू योर इंटरेस्ट। ठीक है, द पॉइंट ऑफ लिसनिंग आफ्टर ऑल इज टू गेन न्यू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो पॉइंट ऑफ आपका लिसनिंग क्या होना चाहिए कि आपने एक न्यू इन्फॉर्मेशन लेनी है, ना कि आपने अपने बिलीव्स को सेटिस्फाई करना है, जो आपका यकीन है, जो आपका आपने अपने दिमाग में सिनेरियो बना के रखा है कि हाँ यही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप न्यू इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए आपको ओपन माइंडेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किलफुल रिस्पॉन्स कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ठीक है, डिस्कस। ठीक है, कोई भी स्किलफुल रिस्पॉन्स होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक होता है अफर्मेशन होती है। ठीक है, पहले हम अफर्मेशन को पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अफर्मेशन एंड आंसर। ठीक है, एंड अफर्मेशन इज रिलेशनल टेक्निक दैट एक्नॉलेज एंड वैलिडेट पीपल। ठीक है, ये क्या करती है? वैलिडेट करती है पीपल को इवन व्हेन अ क्वेश्चन और ऑब्जेक्ट चैलेंज इन स्पीकर। इट इज एसेंशियल टू मेंटेन एन अफर्मेटिव रिलेशन
relationship with the audience, and everyone in the audience. How a speaker respond to one is observed by audience as a whole and influence how audience react to the speaker, and the manner is which our representatives respond to the audience feedback demonstrate finances and professional or a lack of it. ठीक है, इसमें आपको क्या बताया जा रहा है कि आप जब भी किसी भी रिस्पॉन्स करते हैं, किसी भी स्किलफुल रिस्पॉन्स अगर आप देना चाहते हैं तो उसमें एफर्मेशन भी होना चाहिए और आपका जो आंसर है वो भी अच्छा होना चाहिए. एफर्मेशन टेक्निक ये एक रिलेशनल टेक्निक होती है जो कि एक्नॉलेज कर रही होती है, ठीक है, और वैलिडेशन दे रही होती है लोगों को, ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है व्हाट इज अ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव ऑर्डर ऑफ स्पीच. ठीक है, सबसे पहले हम डिडक्टिव ऑर्डरिंग इज अ पैटर्न ऑफ बिगिनिंग विद अ जनरल स्टेटमेंट, ठीक है, दैट इज कॉमनली एक्सेप्टेड बाय द ऑडियंस, ठीक है, एंड देन इंट्रोड्यूसिंग मोर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट विल डेवलप एंड लीड टू द मेन पॉइंट ऑफ द स्पीच. ठीक है, अब डिडक्टिव जो स्पीच होती है वो क्या होती है? डिडक्टिव स्पीच वो स्पीच पैटर्न होता है जिसमें पहले आप जनरल एक बात कहते हो जो ऑडियंस पहले से जानती भी होती है, ठीक है, ताकि ऑडियंस क्या कर ले, आपके साथ कनेक्ट कर ले. जब वो आपके साथ कनेक्ट कर लेती है तो देन आप जो मेन स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है ना वो आप देने लग जाते हो, ठीक है, विच लीड टू द मेन पॉइंट ऑफ योर स्पीच, जो आपकी स्पीच का एक मेन पॉइंट होता है. एंड योर रीजनिंग फॉर द जनरल स्टेटमेंट इज द मोर स्पेसिफिक स्टेटमेंट टू योर कंक्लूजन और अ resolution. For example, your general statement is reading is an important skill for every college student to have. ठीक है, you begin with a general statement. ठीक है, then list specific instance of the importance of reading to the college student. ठीक है, with example that illustrate that the result of an inability to read well. ठीक है, तो इस तरीके से like यहाँ पे दिया है every college student need to take a course in reading. ठीक है, कि ये आपको एग्जाम्पल दी गई है. पहले आपने बताया कि इंपॉर्टेंट स्किल टू एवरी कॉलेज स्टूडेंट टू हैव, ठीक है, रीडिंग एक इंपॉर्टेंट है. फिर उसको बताया कि कॉलेज स्टूडेंट को मेन बात बताएगी आपको, बाद में उस स्टेटमेंट बोलेगी कि हर कॉलेज स्टूडेंट को वो रीडिंग कोर्स है वो लेना बहुत ज़रूरी है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं. कीप एन ओपन माइंड इसेंशियल फॉर बेटर लिसनिंग, ये हम कर चुके हुए हैं. ठीक है, लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वोकल क्वालिटी स्पीच पैटर्न कैन एदर और डिट्रैक्ट फ्रॉम प्रेजेंटिव इफेक्टिव डिस्कस. क्या कहा गया है कि हमारे जितने भी वोकल करेक्टरिस्टिक्स हैं लाइक पिच, वैल्यू, रेट एंड टोन, ठीक है, ये किसी भी स्पीच को डिट्रैक्ट करने के लिए किस तरीके से यूज़ हो सकते हैं. अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है कि एक कोई भी पर्सन है वो रिपीटली अपनी वॉइस के अंदर एक फ्रेज यूज़ करता है लाइक यू नो. ठीक है, अगर आप इस तरह का फ्रेज यूज़ कर रहे हैं तो मे हैव एक्वायर्ड द हैबिट फ्रॉम अ ग्रुप प्री ग्रुप, ठीक है, और अ पैटर्न में सिग्नल दैट अ पर्सन इज नर्वस हु स्पीकिंग बिफोर अ ग्रुप. ठीक है, कि अब आप बार बार अपनी स्पीच में बोले जा रहे हो एज यू नो दैट, एज यू नो दैट. ठीक है, एज यू नो दैट आप तब यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप एक्सप्लेन नहीं करना चाहते उस बात को. ठीक है, यू आर नर्वस. ठीक है, तो इस तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक आपकी जो टोन्स होती हैं ना ये आप बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली आपका इफेक्ट करती हैं आपके स्पीकर पर. जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, जैसे जेस्चर हो गया, आपके बॉडी पॉस्चर हो गया, बॉडी लैंग्वेज होगी, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं अफेक्ट करती हैं. इसी तरह आपकी जो वॉइस की टोन वैल्यूज़, ये जो क्वालिटीज़ है ना ये भी आपके लिसनर पे बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल एक और इमोशनल जो है वो इम्पैक्ट डालती है हमारे पास. ठीक है, अब some speech patterns are very pleasing and that to the clarity meaning of the message. The another are very distracting or middle message. ठीक है, the speech pattern which represent our most concerned or inflation articulation, filter, pauses and accent. ठीक है, ये वही उसका मतलब है. But why it is necessary to know that the audience knowledge about the topic, ये आई थिंक ये दोबारा रिपीट हुआ है कि ऑडियंस की नॉलेज के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है. ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, अभी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था, यही था यहाँ पे जो हमारे पास जो मिड टर्म प्रिपरेशन है सब्जेक्टिव की यहाँ पे ख़त्म होती है. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे. अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपका जो मिड टर्म का एग्जामिनेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, क्योंकि इस बार जो है वह मे बी जो आपका एग्जाम है वो टफ आ जाए, क्योंकि इस बार जो आपके पास MCQs और जो क्वेश्चन आंसर की जो चॉइस है उसमें भी आपकी चॉइस को ख़त्म कर दिया गया. तो जस्ट यू हैव टू अटैम्प्ट 2 शॉर्ट एंड 2 लॉन्ग. ठीक है, 2 मार्क्स के 2 शॉर्ट आएंगे, 2 मार्क्स के 2 लॉन्ग आएंगे. ठीक है, तो आपके पास चॉइस नहीं है. तो और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें ताकि आपकी जो मिड टर्म की एग्जामिनेशन हैं वो सारे एग्जाम जो है वो अच्छा हो जाए. मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए.